आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। किसी भी देश या राज्य की तरक्की या उन्नति का परिचय वहां के लोगों को मिल रहे रोजगार से लिया जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि रोजगार बढ़ कहां रहा है, इसका सृजन कहां हो रहा है। आज की तारीख में देश की बेरोजगारी दर 13% तक पहुंच चुकी है। इसमें शहरी बेरोजगारी दर 15.7 और ग्रामीण बेरोजगारी दर 11.8% है। EMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े हरियाणा के संदर्भ में भी चिंताजनक हैं। हरियाणा में कुल बेरोजगारी दर 29.1% बताई गई है। विपक्ष इसे लेकर पूरी तरह हमलावर है, लेकिन सरकार ने इन आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि बेरोजगारी को लेकर CMIE की रिपोर्ट गलत है। इसमें विपक्ष के कुछ लोग ऐसे शामिल हैं जो कुछ राज्यों को बदनाम करना चाहते हैं। अगर बेरोजगारी की दर इतनी ज़्यादा हो जाए तो लगभग आधी आबादी रोजगार के बिना हो जाएगी। सरकार का कहना है कि हरियाणा में 5 से 6% ही बेरोजगारी दर है। इसमें से 2.5% ऐसे लोग हैं जो रोटेशन में हैं। पहले सुन लेते हैं बेरोजगारी के आंकड़ों पर क्या कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री का और विपक्ष इस पे कैसे बोलता है। एक CMIE ऐसी एक संस्था है, वो संस्था एक मैगजीन छापती है और वो बदकिस्मती से कह सकता हूं मैं कि उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो उसका मैनेजमेंट है, उसके अंदर कुछ विपक्षी दलों के लोग, सक्रिय लोग उसमें लगे हुए हैं। तो कुछ स्टेट्स को बदनाम करने के लिए उस प्रकार की रिपोर्ट छापते रहे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी कोई पार्टी की संस्था नहीं, ये एक ऐसी इंडिपेंडेंट संस्था है जिसके मापदंडों को अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता है। अब खट्टर सरकार जो है वो बेरोजगारी के मामले में चरम सीमा पर देश में है, पहले नंबर पर है। बेरोजगारी सबसे ऊंचे पायदान पर है। बाकायदा आप उस पत्रकार वार्ता में थे, मैंने आंकड़ों के साथ बताया था कि 2015 से 2021 तक भी खट्टर साहब ने भर्तियां की नहीं और 20,000 से ज्यादा नौकरियां निकाल दी। जी, बेरोजगारी के आंकड़े सही है या नहीं है, लेकिन बेरोजगारी एक बड़ी समस्या तो जरूर है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा साहब जुड़ चुके हैं, बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से रहेंगे, रजत पंडेजा जी हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से रहेंगे और श्वेता ढुल सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं और रोजगार को लेकर उन्होंने काफ़ी काम किया है, वो हमारे साथ रहेंगी। विजेंद्र नेहरा साहब, क्या कहेंगे, ऊपर से दूसरे नंबर पे हैं या नीचे से दूसरे पायदान पे हैं, लेकिन आपने तो इसको पूरी तरह नकार ही दिया पूरे आंकड़ों को। आप तो कहते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी शासित प्रदेशों को जो है वो बदनाम करने पे तुले हुए, इस वजह से जो है ऐसे आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। 29.1% बेरोजगारी हरियाणा में। देखिए प्रदीप जी, कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से आज एक सच्चाई हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने रखी है कि आप ये मान के चलिए कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने भ्रम फैलाया था कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बेरोजगारी के विषय पर हरियाणा के खिलाफ दिखाया गया है, एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदीप जी उसको बिल्कुल स्पष्ट किया कि नीति आयोग की रिपोर्ट में ऐसा कोई विषय नहीं है। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि CMIE करके जो संस्था है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो नियुक्ति है वो कांग्रेस के सक्रिय मेंबर हैं, जो इस तरह की भ्रामक खबरें बनाते हैं। वो बेरोजगारी के विषय में भाजपा शासित राज्यों को दिखाते हैं कि वहां पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और उनको बदनाम करने का, एक दुष्प्रचार करने का वो प्रयास करते हैं, काम करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको भी सामने रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं माना है प्रदीप जी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 से 6% तक बेरोजगारी का आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जरूर लोगों के काम धंधों में फर्क पड़ा है। और हम ये नहीं मानते कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बिल्कुल बेरोजगारी नहीं है। मैं मानता हूं जितने भी प्रदेश हैं हमारे देश के अंदर, चाहे वो कांग्रेस के हों या भारतीय जनता पार्टी के हों, बेरोजगारी हर जगह एक गंभीर समस्या है और इसको दूर करने के लिए प्रदीप जी हमारी सरकार ने बहुत तरह के प्रयास भी किए हैं। अच्छा, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले नेहरा साहब एक छोटी सी बात आपको और मैं बता देता हूं। आसाम किसकी सरकार है? 0.1% का आंकड़ा इसी संस्था की ओर से बताया गया है कि यहाँ पे बेरोजगारी
कितना % है? 0.1। गोवा किसकी सरकार है? 20.6। लेकिन गुजरात किसकी सरकार है? 2.3। हिमाचल किसकी सरकार है? 7.8। तो आंकड़ों को लेके अगर आपके हक में आ जाए तो बल्ले बल्ले, अगर आपके हक में ना आए तो फिर आप कहते हैं कि ये आंकड़े झूठे हैं, गलत है। अन्य राज्यों के लिए भी फिर ये गलत होने चाहिए। प्रदीप जी, अभी आपने जिन राज्यों का नाम लिया उसमें देखिए आपने गोवा में भी आंकड़े अधिक बताए हैं, हरियाणा प्रदेश के अंदर भी इन्होंने आंकड़े अलग बताए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रदीप जी, अच्छा असम में सुनिए, आप सुनिए एक मेरी बात सुन लीजिए पहले। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रदीप जी कि हरियाणा प्रदेश की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की जो भारत सरकार है, उन्होंने मिलकर के जिस तरह से बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं, क्योंकि मैं फरीदाबाद जिले से आता हूं, मेरे यहाँ पलवल में दूधोला गांव के अंदर 100 एकड़ जमीन पर 1000 करोड़ रुपए की लागत से पूरे देश की पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी श्री विश्वकर्मा कौशल विकास केंद्र के नाम से जो खुली है, जो ओपन हुई है, जो बनके तैयार हो चुकी है, उससे 15,000 बेरोजगार युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार मिलेगा। प्रदीप जी, मेरी अभी जो वहां के वीसी हैं श्री राज नेहरू जी, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, उनसे मैंने स्वयं आंकड़े लेके बातचीत की है कि 15,000 बेरोजगार युवाओं को प्रतिवर्ष वो रोजगार देंगे 100 कंपनियों के साथ में। देखिए बालमुकुंद शर्मा जी, और वो पढ़ाई बालमुकुंद शर्मा जी, इतना बेहतरीन काम हो रहा है, आंकड़े आप लोग खामखा गलत डलवा देते हैं, है ना, मैनिपुलेट करवाते हैं इतनी बड़ी लिस्टों को भी। मतलब ये तो ठीक नहीं है ना। बीजेपी तो कह रही है कि आप लोग मैनिपुलेट भी करवाते हैं और आप लोग झूठा प्रचार भी करवाते हैं। हरियाणा में बेरोजगारी है कहाँ, बताइए। डवास साहब, आप एक चीज मान के चलिए कि जब देश का शीर्ष नेतृत्व तो हमारे देश के प्रधानमंत्री रोजगार के बारे में गलत वक्तव्य देते हैं, गलत बयानी करते हैं, जब वो कहते हैं पकौड़े बनाना भी एक रोजगार है, और उसके बाद देश के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो CMI ने जो आंकड़े जारी किए उसमें पूरे देश का उन्होंने एक पिक्चर डाटा तैयार करके दिया, और वो आज से नहीं है, उनकी विश्वसनीयता इतनी इस तरीके की है कि सरकार नीतियां बनाते हैं। CMI के आंकड़ों पर हमारी राज्य सरकारें, प्रदेश सरकारें और केंद्र सरकारें, नीति आयोग नीतियां बनाते हैं, उनसे ही आंकड़े लेते हैं, और इनकी विश्वसनीयता के आधार पर आज तक ये इतने लंबे समय से टिके हुए हैं। ऐसी संस्थाएं तो है नहीं है। उसके बाद जो पूरे हिंदुस्तान का जो दाव है उसमें 28 राज्यों में 27वें पायदान पे, यानी कि केवल एक राज्य हमसे आगे है बेरोजगारी दर में, दिल्ली। और उसके बाद मैं आपको एक चीज कहना चाहता था, जब इन लोगों को यही नहीं पता है, मैनिपुलेट भी करना, अगर जैसे कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की तो जरूरत होगी ना जी। संगठित क्षेत्र में कितना है, संगठित क्षेत्र में रोजगार कितने उपलब्ध कराए गए, नए कितने सर्जन किए गए, ये तो इनको यही नहीं पता। मैं बहुत से प्रवक्ताओं के साथ डिबेट करता हूँ, जो सरकारी पद है सरकार में, क्लरिकल की पोस्टें हैं, गस्टेड की है, 1 की क्लासेज की है, वो कितनी पोस्टें खाली पड़ी है, और जनसंख्या के आधार पर, अनुपात के आधार पर कितनी आगे बढ़ाई गई हैं, और कितने इन्होंने इंटरव्यू कॉल किए गए हैं, कितनी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की गई है, सरकारी की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर अर्ध सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र, जो असंगठित क्षेत्र का उद्योग है जिसको स्वरोजगार कहते हैं, उसको भी ये रोजगार में लेके आए हैं, और उसके बाद भी आंकड़े ये दिखा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, अगर ये अच्छा, मैं श्वेता डुल जी के पास आऊंगा, उससे पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं रजत जी से ले लेता हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल से। रजत जी, 5 से 7% जो है बेरोजगारी दर है, आप कहते हैं कि इतनी बढ़ गई, और हरियाणा में रोजगार नाम की चीज नहीं है, युवा जो है वो लाचार है, बताइए। प्रदीप जी, देखिए, जैसे आपने अभी बताया कि जो अन्य भाजपा शासित प्रदेश है और उनके अंदर कम है, तो फिर उनका भी बढ़ाना चाहिए था अगर भाजपा से किसी तरीके का मनोमुटाव होता। पहले तो मैं हमारे ये जो भाजपा के मित्र हैं उनको एक अंग्रेजी में कहावत है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो मतलब ये समझ बाद में ढूंढ लेना अगर इनको समझ में आ गया होगा तो आप ये बताइए, जो हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, जो इतने बड़े बड़े देश के बड़े जैसे कहते हैं ना, इनके ऊपर ऐसे पत्रकारिता में और इतने बड़े बड़े न्यूज हाउसेज हैं, अगर वो इनकी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के जो डेटा को इनको छापते हैं, तो आप सीधा सीधा उन पे भी सवाल उठा रहे हैं, ना कि इस एजेंसी के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं।
दूसरा, अभी पिछले जो हफ्ते के मुकाबले जो ग्रामीण अंचल के अंदर है वो लगभग 7 से 14% आ गई थी। इस बार जो 11.8 आई है, जो आप देखिए प्रदीप जी, इस बार ग्रामीण अंचल को खास करके बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हम 29.1 पे है, पिछली बारी 35 पे थे। हमारा आप देखेंगे ये पिछले काफी समय से हमारी नंबर 1 पे ही हम बने रहते हैं, और दिल्ली भी हमसे सिर्फ इस वजह से अभी ये जो 45 का जो फिगर आई है वो सिर्फ लॉकडाउन की वजह से आई है। अभी आप देखना ये अगले महीने जो डेटा आएगा दोबारा से एक ही नंबर पे रहेंगे। तो भाजपा की जो हरियाणा की सरकार है वो थोड़ी कमियां मांगे। और दूसरा प्रदीप जी, मैं ये बताना चाहूंगा, अब तो शायद इसको लॉकडाउन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। परमानेंटली कई उद्योगों पे ताले लग गए हैं, और अनलॉक होने के बाद भी मैं देखता हूँ कई दुकानें हैं जो अभी तक खुली नहीं है। वो बाजार सरकार को ढूंढने की आपने जो किया है, अब आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि परमानेंट कितने लोगों का रोजगार गया है, जो कि करोड़ों के अंदर है पूरे अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो। श्वेता ढुल जी, अच्छा, ये जो रजत जी ने बात कही है, ये आंकड़े कहते हैं कि करीब पूरे देश में 10 लाख करोड़ के आसपास का जो है वो काम, चाहे छोटे दुकानदार है चाहे बड़े उद्योग है, वो इस कोविड की वजह से बंद हुआ। अब कोविड अगर एक वजह है हरियाणा में या पूरे देश में रोजगार और बेरोजगारी को लेके, तो इसमें तो सरकारें भी कुछ नहीं कर सकती। अगर कोविड की वजह से संस्थानों को बंद होना पड़ रहा है, काम है नहीं, तो आप कैसे सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं? अब रजत जी ने कहा कि इग्नोरेंस सबसे बेहतर चीज है। आप कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठ जाइए, बिल्ली आएगी नहीं आएगी आपको मालूम नहीं है। तो ये वाकई में सरकार आंख बंद करके बैठी है या कुछ किया भी जा सकता है? बिल्कुल, मैं रजत जी के स्टेटमेंट से यहाँ पे अग्री करूंगी, क्योंकि हरियाणा सरकार किस नीति पे चल रही है, समस्या को मानो ही मत तो समाधान करना ही नहीं पड़ेगा। यदि कोविड ही इकलौता रीजन होता, जबकि मैं मानती हूं कि कोविड एक रीजन है, तो असम में भी बेरोजगार जाता, गुजरात में भी जाता, मध्य प्रदेश में भी जाता। ये भी तो स्टेट्स हैं जहां पे रोजगार के आंकड़े चल रहे हैं, ठीक है, बेरोजगारी इतनी नहीं है। हरियाणा में ही क्यों बढ़ता चला जा रहा है? हरियाणा कॉन्स्टेंटली नंबर 1 नंबर 2 पे कैसे आ रहा है? अब यहाँ पे मैं भाजपा के प्रवक्ता है ब्रिजेंद्र नेहरा जी, उनसे पूछना चाहूंगी कि प्रदेश के सीएम इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 5% या 6% ही बेरोजगार है, तो ये उन्होंने कौन से डाटा से देख के बताया है? कौन सी एजेंसी ने उन्हें ये डाटा दिए हैं? प्लीज ये बताइए। ऐसी इररिस्पॉन्सिबल और निराधार स्टेटमेंट वो खुद से दे सकते हैं क्या? मैं बता देता हूँ आपको इस चीज का जवाब देना चाहिए। लेट मी फिनिश फर्स्ट सर। और मैं यहाँ पे ना, आई वोंट बीट अराउंड द बुश, मैं यहाँ के साथ आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीजें हुई हैं। जब पानीपत कोर्ट में 13 चपरासियों के पद के लिए 15,000 लोग पहुंचते हैं, जिनमें न्यूनतम योग्यता 8वीं पास है, जिसके लिए MA BA ये सब लोग जा रहे हैं, तो आप बेरोजगारी का आलम देखिए। 0.08% एम्प्लॉयमेंट के लिए इतने लोग पहुंच रहे हैं, जब 18,000 ग्रुप डी के लिए 18 लाख लोग पहुंचते हैं, 1% रोजगार मिल रहा है, इतने लोग पहुंच रहे हैं, तो क्या आपको दिख नहीं रहा है? ये तो बिल्कुल विजिबल चीजें हैं जो दिख रही हैं। और मैं बताती हूँ, जब आप ये बताइए कितने आपने रोजगार दिए और कितने आपने निलंबित किए हैं? आप ये आंकड़ा बता सके मुझे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको इस चीज में एजुकेट करना चाहूंगी। सर लेट मी फिनिश प्लीज। वो क्या है, एक मिनट, आपको भी बोलने, जवाब आप ही से लेंगे नरा साहब, जवाब आप ही से लेंगे। एक मिनट, पूरी बात हो लेंगे, फिर जवाब आपसे लेंगे। जी, मैं आंकड़े बताती हूँ आपको कि इन्होंने जो कर्मचारी निलंबित किए ना, पीटीआई, ड्राइंग टीचर, ग्रुप टी स्पोर्ट्स पर्सन, ग्रुप टी में से भी निलंबित कर दिए 1518 उठा के, जिनका ये सबसे ज्यादा झंडा उठाए रखते थे कि हमने रोजगार दिए। सीएससी, पीजीटी, संस्कृत, जो मतलब ऐसी पोस्ट थी, मैं गवर्नमेंट सर्विसेज की बात कर रही हूँ, उसमें इन्होंने 6050 से ज्यादा रोजगार ले लिए। कच्चे कर्मचारी 10 से 12,000 हटा चुके हैं ये। और पिछले सालों में सिर्फ और सिर्फ बिजली विभाग में भर्तियां हुई है, वो भी 170, टोटल 170 भर्तियां इन्होंने 6 साल में 80,000 जॉब्स दी। जवाब दे दीजिए। फिर कहा गया था 80, इन्होंने 20,000 कच्चे पक्के कर्मचारी निलंबित कर दिए। 20,000 जवाब लेते हैं, एक बार जवाब ले लेते हैं। जितनी भर्तियां नहीं हो रही है नेहरा साहब, उतने लोग हटाए जा रहे हैं या भर्तियां रद्द हो रही है?
देखिए प्रदीप जी, मैं तो ये बताना चाहूंगा, श्वेता मैडम तो कांग्रेस सरकार और हुड्डा सरकार की नाकामियों को गिनाने का काम कर रही है यहाँ पे कि उन्होंने कौन कौन सी गलत भर्तियां की थी और कोर्ट ने कौन कौन सी भर्तियों को रद्द किया है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? अच्छा, ये बात अब आप नेहरा साहब ये बताइए, ग्राम सचिवों को तो अभी आपने 697 पदों के लिए परीक्षा ली थी, 10 जनवरी का दिन था वो, इसी साल जो रद्द हुई है। सुनिए, आपसे मेरा निवेदन है, आप सुनिए एक बार। मैं आपको एक तो ये बताना चाहूंगा कि हमारी बहन ने कांग्रेस की नाकामियों को गिनवाया है, कौन कौन सी भर्तियां गलत की थी और कोर्ट ने किस किस को रद्द किया, मेरे पास भी पूरी लिस्ट है। दूसरा, इन्होंने जो बात की थी कहां से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आंकड़े आते, तो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेती माननीय मुख्यमंत्री जी की तो ये सवाल ही हमारी बहन नहीं करती। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना और जो हमने परिवार पहचान पत्र के तहत जो आंकड़े इकट्ठे किए उसके माध्यम से पूरी जानकारी हरियाणा प्रदेश की हमारे पास में आई है। दूसरा, एक सवाल इन्होंने किया था प्रदीप जी की कितने रोजगार आपने दिए, मैं एक तुलनात्मक अध्ययन लेके आया हूँ। मैडम सुनिए, अरे मैडम सुन तो लीजिए, बताइए, आप ही के पास आएंगे, बात पूरी होने दीजिए, कांग्रेस के पास भी चलेंगे, आपके पास भी आएंगे। मैडम अपने नंबर पे बोलना, सुन लीजिए। देखिए, आपने पूछा था कितना रोजगार दिया, मैं आपको ना एक तुलनात्मक अध्ययन बता देता हूं कि सरकार ने कितने सरकारी रोजगार दिए। प्रदीप जी, चौटाला सरकार में 1999 मार्च से 2005 तक 5591 सरकारी रोजगार दिए। आपको 7वां साल लग चुका है, आपको 7वां साल लग चुका, आपकी बात कीजिए। चौटाला साहब और कांग्रेस को उनको तो भेज दिया जहाँ भेजना था। प्रदीप जी सुनिए, मेरा नंबर है ना, मुझे क्या बोलना है ये मुझे तय करना है ना, सुन लीजिए। बोलिए। देखिए, आपने उनको इतना समय दिया, तीनों का जवाब दे रहा हूँ, आप बोलिए ना। और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 18,020 सरकारी नौकरी दी, मैं आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ। और हमारी सरकार ने 5 साल के पहले कार्यकाल में 80,000 सरकारी नौकरी दी और 25,000 अभी सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया इस समय चली हुई है। दूसरा, मैं बताना चाहूंगा कि विदेशी कंपनियों के साथ में हमने 495 MOU किए हैं और उसके माध्यम से 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश हरियाणा प्रदेश के अंदर आएगा, उसमें से 9 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, भाजपा सरकार आने के बाद में। अच्छा, पिछले 6 साल में कितना आ गया वो और बता दीजिए, पिछले 6 साल में नेहरा साहब कितना आ गया वो और बता दीजिए। मैं आपको, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ कि 1,69,000 हमारे पास जो यूनिटें लगी हैं उसके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के अंदर 18 लाख लोगों को रोजगार मिला है प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से पिछले कार्यकाल में। आप देखिए कितनी बड़ी फिगर है ये। तो हरियाणा सरकार ने प्रदीप जी अपनी तरफ से पूरा बेस्ट प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनी हमारे यहाँ पर आए, बेरोजगार युवाओं को रोजगार हम दे पाए। और दूसरा प्रदीप जी, एक बड़ा गंभीर विषय है, जो पहले बोली लगती थी नौकरियों की, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने ईमानदारी से नौकरी देने शुरू की है। आज गरीब का बच्चा भी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी पा सकता है। अच्छा, मैं एक छोटा सा आंकड़ा मैं बता देता हूँ नेहरा साहब आपको। ग्राम सचिवों के 697 पदों के लिए जनवरी 2021 में परीक्षा हुई, पेपर लीक हुआ। किसका काम था पेपर ठीक से करवाना, लीक ना हो, ये जिम्मेदारी सरकार की थी। लेकिन बजाय योग्य बच्चों को जो है भर्ती करने के परीक्षा रद्द की गई, एक बात। दूसरी बात, जूनियर लेक्चरर के 2017 में 61 पदों पर भर्ती शुरू हुई, नवंबर 2020 में रिजल्ट आया, भर्ती रद्द क्यों की सर? पीजीटी संस्कृत 626 पदों के लिए 2015 में आपने वैकेंसी निकाली, 2019 में आपने रिजल्ट निकाला, उसके बाद 2021 में भर्ती रद्द हुई। आप कहते हैं कि आप बेहतर रोजगार दे रहे हैं, आप औरों से ज्यादा रोजगार दे रहे हैं, लेकिन जो लोग इसकी वजह से डिप्रेशन में आ रहे हैं उनका क्या करेंगे सर? उनको, जिनको रोजगार मिलना था, आस लगाए बैठे थे, उनका क्या करेंगे सर? प्रदीप जी देखिए, मैं बताता हूं, आपने जो लिस्ट पढ़ी है ना, मैं उसके जवाब में आपको ये बताना चाहूंगा कि इन भर्तियों की मैं आपको सच्चाई बताता हूं कि मई 2007 में केनाल पटवारी के 786 पदों के लिए जो भर्ती निकली थी वो किसने भर्ती किए थे और कब रद्द हुई थी? आप बताइए। 2011 में निकाले गए लोअर डिवीजन क्लर्क के 437 पदों की भर्ती कब रद्द हुई? 2013 के शुरू में 146 कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती कब रद्द हुई? 2013 के अंदर एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के 109 पदों की भर्ती कब रद्द हुई? 2013 के अंदर ही जूनियर जो इंजीनियर है सिविल के 381 पद पर और ऑपरेटर है 188, इनकी भर्तियां कब रद्द हुई? इसके साथ साथ हुड्डा सरकार की 4 पॉलिसियों को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने हुड्डा सरकार की लगभग सभी भर्तियों को रद्द किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा 16 जून 2014 से लेके 7 जुलाई 2014 तक लाई गई पॉलिसी के अनुसार ग्रुप बी और 18 जून 2014 से लेकर 7 जुलाई 2014 तक की पॉलिसी के अनुसार ग्रुप बी के पदों पर 4645 कर्मचारियों को पक्का किया गया था। आप मुझे बताइए इसको रद्द किसने किया? और हाईकोर्ट की पॉलिसी के बालमुकुंद जी, इन्होंने बेहतर रोजगार दिया, बहुत बढ़िया रोजगार के क्षेत्र में काम किया है।
आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं था, जो किया वो गड़बड़ झाला किया। बताइए। देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने जो भी रिकॉर्ड बनाया है वो एक भ्रष्टाचार में और अपवाद, इन चीजों को छोड़ दे, छोटी छोटी जो बात इन्होंने कही है। आज पेपर लीक की इन्होंने बात खुद करी, नेहरा जी, नेहरा आपने भी करी, बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में, अगर पूरे हिंदुस्तान का इस तरीका का कोई आंकड़ा आ जाएगा, हरियाणा में पेपर लीक में नंबर 1 पे हरियाणा है। और ये बेरोजगारी और रोजगार की बात करें, मैं अभी भी कह रहा हूँ ये कंफ्यूज है प्रवक्ता इनके। कांग्रेस के शासनकाल में 4 हमने पावर प्लांट लगाए, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से 20,000 रोजगार हमने दिए। खेतगढ़ में, झांडली में, खानपुर कला में, यमुनानगर में 20,000 रोजगार। 19 हमने हरियाणा में यूनिवर्सिटी लगाई, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर हमने 14,000 रोजगार दिए। हमने मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटी खानपुर में हमने पीजीआई स्थापित करी। हमने 13,000 लोगों को वहां पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नौकरियां दी, जिसमें अगर सरकारी बात करें, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। जो जितना एसएस बोर्ड के थ्रू या एचपीएससी के थ्रू जितने हमारे कार्यकाल में नौकरियां हुई, उसका 50% भी ये आंकड़ा दे दें कि हमने 50% रेगुलर में इस तरह की नौकरी करी है। बताएं आपको, आपके 5 साल में 18,000 लोगों को रोजगार मिला था, आप बताइए ना कितने को मिला था? आप बताइए, 18,000 तो टीचर लगाए हमने। आप मेरी बात सुनिए, अकेले 18,000 तो हमने जेवीटी टीचर लगाए, एक पोस्ट में आपको बता रहा हूँ। आप ये आंकड़ा लेकर के बैठ कैसे गए? आप अगर इतनी आप कहते तो आप मेरे से प्रत्यक्ष तौर पर मैं लिस्ट आपको भेज दूंगा और मैं प्रदीप जी को भेज दूंगा। केवल 18,000 का 23,500 हमने अकेले जेवीटी लगाई। हाँ, 23,500 हमने अकेले जेवीटी टीचर लगाए। मैं ऑन रिकॉर्ड जनता टीवी वगैरह, ये मेरी बात रिकॉर्ड कर लेना। हमारे 10 साल के साल एक पोस्ट की बता रहा हूँ, केवल जेवीटी टीचर 23,500। बताओ प्रदीप जी, पीजीटीसी बाजू, सुनिए मेरी बात। बोलिए बालमुकुंद जी, जवाब आप ही को देना। बालमुकुंद जी बोलिए। बालमुकुंद जी सुनिए, 30 सेकंड सुनिए बालमुकुंद जी। मैं प्रदीप जी 80,000 जो हमने सरकारी नौकरियां लगाई है, पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको पोस्ट के साथ बता सकता हूँ कि हमने कौन से पद में, कौन से हमने दायित्व के ऊपर, कौन से पद पर हमने कितनी नौकरियां दी है। और ये बता दीजिए मुझे, मैं आपको बता सकता हूँ नाम लेकर, मैं पूरी लिस्ट लेके आया हूँ। बालमुकुंद जी, मेरे पास पूरी लिस्ट है जो हमने 80,000 रोजगार दिए हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट है। मैं आपको बता सकता हूँ, हमने स्टाफ नर्स के तौर पर स्वास्थ्य विभाग में 936 लोगों को रोजगार देने का काम किया। आप बताइए, मेरे पास पूरी लिस्ट है। नारादा एक प्रतिक्रिया मैं रजत जी से लेता हूँ, उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा। मेरे 1-2 सवाल है, वो भी पूछ ले। रजत जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। बालमुकुंद जी बात सुनिए, अभिजेंद्र जी बात पूरी करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। कराओगे तभी इनको पता चलेगा। मैंने आपको ये बताया, केवल शिक्षा के क्षेत्र में हायर एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन के कुल मिलाकर के अध्यापकों की 31,440 मैं आपको फिगर दे रहा हूँ। ये हमने भर्तियां की है पिछले 10 साल में। जो 10 साल से इन्होंने कहा हमने सारी नौकरी 18,000 लगाई। और दूसरी बात सुनो, हमने 2940 भर्तियां बिजली बोर्ड में की 10 साल का, तो मैं भी आपको पूरा करा दे रहा हूँ। और हमने मार्केटिंग बोर्ड में 640 पोस्टें भर्ती की। पुरानी क्या हुई क्या नहीं हुई, आज की डेट में हरियाणा बेरोजगारी में दूसरे नंबर पे है, इसको लेके बहस चल रही है। रजत जी, सरकार ने साफ कहा है कि जो है ये आंकड़े मैनिपुलेटेड है, ठीक नहीं है। आपका मैं बिल्कुल मानता हूं प्रदीप जी आपकी इस बात से कि आंकड़े मैनिपुलेटेड हैं, ये ठीक नहीं है। इससे कहीं ज्यादा है बेरोजगारी दर। ये जो बेरोजगार अभी जो आज का मुद्दा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट पर, जैसे कोई मैंने अपने जैसे भी मैंने डिबेट्स में देखा है, कोई भी अगर यहाँ पे हमारा वक्ता जो है, अगर आज का जो टॉपिक है करंट इशू के बजाय अगर ये पास्ट में चले जाएं और ये पिछले 10 साल में, यानी उनके पास कोई जवाब नहीं है आज की जो करंट सिचुएशन है उसको लेके। 44,000 के आसपास तो जेबीटी के पद खाली हैं, 10 पीजीटी के 10,000 के आसपास पद खाली हैं। अगर मैं पद गिनाने लग जाऊंगा तो इतने पे तो समय खत्म हो जाएगा, इतने पद खाली हैं। अगर आपको यही अंदाजा लगाना है कि कितने बेरोजगार हैं, कितने आवेदन पत्र, कितनी कम अगर आपकी वो जो होती है जब निकलती है लाखों के तादाद में जब आवेदन पत्र आता है, उसी से अंदाजा लगा लीजिए। अरे आप तो लगे लगाए हटा रहे हो, कितने आपने
टीचर्स हटा दिए, किसको हटाया आपने? तो बल्कि ठेका प्रथा शुरू कर दी आपने, तो प्राइवेट लगाने शुरू कर दिए, उनको 1-1 महीना 2-2 3-3 महीना रख के आप निकाल देते हैं, उनको तो तनख्वाहें भी नहीं मिलती है। इतनी स्थिति बुरा हाल है। प्रदीप जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इन्होंने ये जो ठेका प्रथा शुरू की है डीसी रेट के ऊपर, यहाँ पे बच्चों को लगाते हैं, कब लगाया कब निकाल दिया उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है इनके पास। आप ये अभी ये कह रहा था डीसी रेट पे कब लगाया कब निकाल दिया पता नहीं चलता। श्वेता जी, एक आंकड़ा ये भी कहता है कि हरियाणा में ग्रामीण इलाकों में जो बेरोजगारी की दर है वो 20.4% और शहरी इलाकों में ये लगभग डबल है। ये 41%। हाँ, 41.8% तक पहुंच गई। क्या प्लानिंग में कमी है या सरकार की मंशा कुछ इस तरह की है कि किस तरह रोजगार देना है वो तय करने में देर लग रही है? ये इतना डबल आंकड़ा हो कैसे रहा है, या गांव में रोजगार का सृजन अपने आप अधिक हो रहा है? ये जरा समझाने की कोशिश करें आप लोगों को भी। एक्चुअली मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने इन्वॉल्व है, पूरी फैमिलीज को इन्वॉल्व समझ के उनको रोजगार की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, राइट। और जो यहाँ पे अर्बन एरियाज में है वहां पे गवर्नमेंट इनएफिशिएंसी पूरी दिखा रही है, बिल्कुल क्लूलेस है, बिल्कुल विजनलेस है, बिल्कुल केयरलेस है। मैंने पहले भी शुरुआत में कहा था कि समस्या को ये रिकॉग्नाइज ही नहीं करना चाहते, क्योंकि कर लिया तो समाधान करना पड़ जाएगा ना, तो रिकॉग्नाइज ही ना करो, झूठे आंकड़े दो, इधर उधर की बातें करो, यू जस्ट बीट अराउंड द बुश। तुम पीछे इनेलो पे चले जाओ, फिर तुम कांग्रेस पे चले जाओ, फिर तुम कंपैरिजन में जनता को घुमा दो, और जो मेजर प्रॉब्लम है उससे ध्यान हटा दो। बेरोजगारी है, ध्यान हटा दो, कहो कांग्रेस में इतने दिए थे, हमने इतने दिए, इनेलो ने इतने दिए थे, हमने इतने दिए, हमने ज्यादा दे दिए, तो हमारी यहाँ से जिम्मेदारी खत्म। बेरोजगार सिर्फ 5% है। बाहर निकल के देखिए और बेरोजगारों के बीच में खड़े होके देखिए, आपको पता चलेगा आप खड़े नहीं हो सकते बिना पुलिस प्रोटेक्शन के। मैं आपको ये चीज बोलती हूँ, हो सकते हैं आप किसानों के बीच में और बेरोजगारों के बीच में खड़े, बिल्कुल नहीं हो सकते। इतने सारे पेपर लीक, अभी जो पावर ये जो बिजली विभाग में जितने भी रिजल्ट्स निकले हैं, 100% रिजल्ट के ऊपर भी आप ये देखिए 100% रिजल्ट के ऊपर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बच्चे इतने दुखी हैं, आपके दरवाजों पे आके खड़े रहते हैं, तो पहले से बैठे अपनी बात रखने के लिए। मैडम, मैं तो खुद किसान हूँ, खेती से जुड़ा हुआ हूँ, गाँव में रहता हूँ, मैं जानता हूँ स्थिति को। मैडम श्वेता मैडम, मैं तो जानता हूँ स्थिति को सारी को। इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं? सामाजिक कार्यकर्ता के नाते अगर कांग्रेस की भाषा बोलेंगी तो आप बताइए ना अपनी भूमिका को कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे? मैडम नहीं, जवाब ले लेते हैं। विजेंद्र नेहरा साहब, आप जवाब दे दीजिए। ग्रामीण इलाकों में 20% और शहरों में 40%, ये भी मैनिपुलेटेड आंकड़े हैं क्या? 41%। प्रदीप जी, जिस तरह से इन्होंने बताया, क्योंकि मैं तो गांव में रहता हूँ, किसान का बेटा हूँ, खेती करता हूँ, इन्होंने बताया। अरे सुन लीजिए मैडम, प्रदीप जी की आवाज सुन लीजिए श्वेता जी, एक बार सुन लेते हैं। मैडम सुन लीजिए, मैडम सुनिए श्वेता जी, सुन लेते हैं। जवाब तो लेंगे ही ना। मैडम देखिए, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता है, सामाजिक भूमिका निभाइए, निष्पक्ष बात कीजिए। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम कि मैं गांव में रहता हूं, गरीब किसान का बेटा हूं, तो मुझे पता है खेती किसानी के बारे में, हमें मत सिखाइए। दूसरा, आपने जो बोला कि किसान के अंदर एक खेती करता है तो सब लोगों को उसमें कंबाइन करते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर गांव के अंदर एक किसान के 4 बेटे हैं प्रदीप जी, एक खेती करता है तो 3 या तो प्राइवेट नौकरी करते हैं या उसमें से कोई सरकारी नौकरी भी करता है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, जो ये संस्था है CMIE, ये तो सिर्फ सरकारी नौकरी करने वाले को ही रोजगार मानते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं उसको तो ये रोजगार ही नहीं मानते। क्योंकि इनके हिसाब से अगर प्रदीप जी हम देखें, हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता में से लगभग 1.5 करोड़ अगर युवा हैं, तो इसका मतलब तो 50% के आसपास फिगर बना दिया। 75 करोड़ लोग बेरोजगार है। ये कौन सा आंकड़ा हुआ? ये तो फर्जी के फर्जी आंकड़े सारे के सारे। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, कांग्रेस के समय कैसा रोजगार दिया जाता था। नहीं, कांग्रेस के समय कैसा रोजगार था ये नहीं, ये रजत जी एक प्रतिक्रिया आपसे लेते हैं, फिर बालमुकुंद जी के पास चलते हैं, समय कम है, जल्दी। प्रदीप जी ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जो CMI है ये सारे के सारा सरकारी नहीं, जो प्राइवेट सेक्टर में भी जो जॉब हुई है सारी की सारी। विजेंद्र जी एक बार सुन लीजिए। टाइम से पढ़ते नहीं है। अगर ये आंकड़े बोलने लग जाएंगे तो रोज तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, वो भी गलत है। अभी जो थोक महंगाई दर जो 10.5% आ गई है, वो भी गलत होगी। फ्यूल पावर सेक्टर में जो 8 साल की सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है 10.5%, वो भी गलत हो गई। ये तो बोलते हैं कि सारे के सारे आंकड़े गलत हैं। हम लोग हैं,
हमारे हिसाब से चले। अब अरे अगर आपके एक पैरेलल एजेंसी अगर आपके पैरेलल गवर्नमेंट दिखा रही है बीजेपी रूल स्टेट्स के अंदर कि जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट कम है, तो ये तो सर ट्रांसपेरेंसी। एक प्रतिक्रिया बालमुकुंद जी से, वो उसके बाद विजेंद्र जी आप से वाइंड अप करेंगे। जी प्रदीप जी, जी बोलिए। देखिए जिस तरीके से सविता डुलू जी ने, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, को कांग्रेस ही बताने पे तुले। अरे ये तो अच्छा गनीमत है, इन्होंने नहीं तो इतनी देर में तो देश को ही डिक्लेयर कर देते हैं किसी को भी। जवाब देने से जवाब से बचते हैं। और मुख्यमंत्री जी को जिस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मुख्यमंत्री ने कोरोना पे बार बार आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। ये लोगों की जितनी आंकड़े दिखाए हैं मौत के, उससे 10 गुना आंकड़े हैं, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। ये किसान 6 महीने से बैठे हैं, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। ये इसका CMI। विजेंद्र नेहरा जी, एक आखिरी सवाल मेरा है आपसे, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। यही आंकड़े, इसी संस्था के आंकड़े खुद प्रधानमंत्री जी ने पिछले इलेक्शन के दौरान गिनवाए थे लोगों को और बेरोजगारी बताई थी। अब ये आंकड़े खराब या ये आंकड़े मैनिपुलेटेड कैसे हो सकते हैं? सिर्फ एक छोटा सा सवाल बस। प्रदीप जी देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो CMIE जो संस्था है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाया, लेकिन जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कांग्रेसी मेंबर बने हुए हैं उसके ऊपर सवाल उठाया है, और मैं भी उसी के ऊपर सवाल उठा रहा हूँ। आंकड़े गलत बताए गए हैं, यही आंकड़े गिनवाए गए थे सर। मैं आपको वही बता रहा हूं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कांग्रेसी हैं वो जानबूझ करके भाजपा सरकारों को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और कांग्रेस के समय में प्रदीप जी कैसे रोजगार मिलते थे, नौकरियां बेचने का ये लोग काम करते थे। हमारी सरकार ने ईमानदारी से रोजगार देने का काम किया है। 80,000 रोजगार हमने पहले बीजेपी ने ईमानदारी से रोजगार देने का काम किया है। आंकड़े ठीक नहीं है। कांग्रेस कहती है कि आंख बंद करके, इंडियन नेशनल लोकदल कहती है आंख बंद करके बैठे हुए हैं। देखते हैं रोजगार की समस्या कब तक हल होती है। नमस्कार। मैंने तो टेस्ट की है सक्सेस। जब चमचमाती राहों के बीच मैंने ढूंढा अपना रास्ता और किसी की जीत में देखी अपनी जीत। रॉयल ग्रीन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, टेस्ट द सक्सेस। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से